कोई कंपनी ऐसी भी हो सकती है क्या जिसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल दुनिया की आधी आबादी लगभग हर दिन करती हो? चाहे आप सुबह उठते ही क्लोजअप से ब्रश करें, नहाते समय लाइफ बॉय या लक्स का इस्तेमाल करें, बालों में सनसिल्क या क्लीनिंग प्लस लगाएं, या फिर कपड़े धोने के लिए सर्फ, व्हील या रिन का यूज करें। और अगर नहाकर निकल गए हो तो फिर पॉन्ड्स लगाइए या फिर ग्लो एंड लवली। प्रोडक्ट एक ही कंपनी का बिकने वाला है, नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। और सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आप जैसे 3.5 अरब लोग हर रोज यूनिलीवर का कोई ना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कंपनी आज दुनिया के 190 से भी ज्यादा देशों में ऑपरेट करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में ही, क्योंकि टोटल देश ही 195 है। पर सवाल ये उठता है कि साबुन बेचने से शुरू हुई एक मामूली सी कंपनी आखिर इतनी बड़ी कैसे हो गई कि आज पूरी दुनिया पर राज कर रही है। नाम से स्वदेशी लगने वाली यह कंपनी क्या वाकई में इंडियन है, या फिर इसकी सच्चाई कुछ और ही है? और सबसे जरूरी बात, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए HUL को क्या क्या स्ट्रगल्स और लीगल बैटल्स फेस करने पड़े हैं, सब कुछ हम बहुत डिटेल में जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पूरी तरह से समझने के लिए हमें समय का पहिया घुमाकर 1885 में जाना होगा, जहां ब्रिटेन में रहने वाले दो भाई विलियम हेस्केथ लीवर और जेम्स डॉर्सी लीवर एक साथ मिलकर लीवर ब्रदर्स नाम की एक कंपनी शुरू करते हैं। ये कंपनी सनलाइट नाम से साबुन बनाती थी, जो कि इंग्लैंड के साथ साथ इसके आसपास के देशों में भी काफी पॉपुलर था। असल में ये साबुन एक क्लीनिंग प्रोडक्ट होने के साथ साथ समाज में हाइजीन और हेल्थ का भी मैसेज देता था, जो कि लोगों को खूब पसंद आता। इसके बाद 1888 में कोलकाता के पोर्ट पर सनलाइट साबुन से भरे बक्से उतारे जाते हैं और यहीं से लीवर ब्रदर्स की इंडिया में एंट्री होती है। अभी कुछ ही समय बीता था कि ये साबुन भारतीय लोगों के बीच में भी खूब पॉपुलर हो जाता है, और इसी कामयाबी को देखते हुए 1885 में लीवर ब्रदर्स यहाँ अपने दूसरे प्रोडक्ट लाइफ बॉय को भी लॉन्च कर देते हैं। और दोस्तों, इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के लिए कंपनी को लोगों से बहुत ही अच्छा फीडबैक मिलता है, और इस कामयाबी को देखते हुए ही लीवर ब्रदर्स अपने इस बिजनेस को एक्सपेंड करने में लग जाते हैं। लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है रॉ मटेरियल्स, खासकर पाम ऑयल की, जिसका इस्तेमाल साबुन बनाने के लिए किया जाता था। चलिए फिलहाल अब हम आते हैं नीदरलैंड्स में, जहां इसी टाइम पर दो बिजनेसमैन जर्गेंस और वॉन डेन बर्ग मार्जरीन का बिजनेस कर रहे होते हैं। बेसिकली मार्जरीन एक प्लांट बेस्ड फैट होता है, जिसे हमारे देश में डालडा के नाम से जाना जाता है। उस टाइम पर मार्जरीन के बिजनेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन हुआ करता था। यही वजह थी कि जुर्गेंस और वॉन डेन बर्ग 1927 में अपनी अपनी कंपनियों को एक साथ मर्ज कर देते हैं, और फिर जो नई कंपनी बनाई जाती है उसका नाम रखा जाता है मार्जरीन यूनि। और फिर इसके 2 साल बाद सितंबर 1929 में लीवर ब्रदर्स और मार्जरीन यूनि एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर यूनिलीवर लिमिटेड की शुरुआत कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि साबुन बनाने वाली कंपनी और मार्जरीन बनाने वाली कंपनी का आपस में कनेक्शन क्या हो सकता है। असल में दोस्तों, भले ही ये कंपनीज अलग अलग इंडस्ट्रीज से थी, लेकिन इन दोनों के बीच में एक चीज कॉमन थी, पाम ऑयल। साबुन बनाने के लिए भी पाम ऑयल की जरूरत होती थी और मार्जरीन के लिए भी, लेकिन उस टाइम पर पाम ऑयल की भारी किल्लत थी और इसे एक बड़े लेवल पर कलेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम हुआ करता था। ऐसे में इन दोनों कंपनियों ने अपने प्रॉफिट्स और रिसोर्सेज को मिलाकर पाम ऑयल प्लांटेशन का फैसला लिया, और फिर इस कदम के साथ ही यूनिलीवर लिमिटेड का ग्लोबल एक्सपेंशन काफी तेज हो गया। कुछ ही सालों के अंदर ये कई नई नई कंट्रीज में एंटर कर चुके थे, और इंडिया में तो वो अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर ही रहे थे। मतलब कि इस टाइम पर एक तरफ भारत में अंग्रेजों से आजादी के लिए संघर्ष चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश कंपनियां यहाँ अपने बिजनेसेस को मजबूत करने में लगी हुई थी। और फिर इसी टाइम पीरियड के ही आसपास यानी 1931 में यूनिलीवर भारत के अंदर अपनी पहली कंपनी स्टैब्लिश करता है, जिसका नाम हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रखा जाता है। ये कंपनी डालडा नाम से वनस्पति घी बनाती थी, जो कि असली देसी घी का सस्ता अल्टरनेटिव था। अब डालडा इंडिया में कितना सक्सेसफुल हुआ था, शायद यह एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने इस टॉपिक के ऊपर अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि डालडा को इंडिया में जो सक्सेस मिली थी, वहां तक पहुंचना यूनिलीवर के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इस दौरान इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट अपने चरम पर था, जिसके तहत महात्मा गांधी और उनके सपोर्टर्स ने ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना शुरू कर दिया था। स्वदेशी मूवमेंट की वजह से साबुन, एडिबल ऑयल और इन जैसे बहुत से प्रोडक्ट्स भारत के अंदर ही बनाए जाने लगे, जिससे कि थोड़े लो क्वालिटी के होने के बावजूद भारतीय लोग इन्हें ही यूज करते थे। और दोस्तों, इस आंदोलन की वजह से यूनिलीवर के सेल्स में भी भारी गिरावट आ गई थी।
और फिर यही सब देखते हुए यूनिलीवर ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ कदम बढ़ाया। मई 1934 में उन्होंने मुंबई के अंदर अपनी पहली सोप फैक्ट्री खोली ताकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देकर बायकॉट के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। इसके अलावा इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने का एक रीजन यह भी था कि ब्रिटेन से इंपोर्ट करने की वजह से इनके साबुन की कीमत काफी बढ़ जाती थी और इस इंपोर्टेड प्रोडक्ट को इंडिया के ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इसीलिए यूनिलीवर ने इस स्ट्रैटेजी की मदद से देसी पहचान बनाने की कोशिश की, साथ ही कम कीमत में प्रोडक्ट उपलब्ध कराकर इसने एक लार्ज कस्टमर बेस को टारगेट किया, जो कि कंपनी के लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित हुआ। इसके बाद 1935 में उन्होंने इंडिया के अंदर अपनी तीसरी कंपनी यूनाइटेड ट्रेडर्स लिमिटेड की शुरुआत की, जो कि कपड़े, मेटल और केमिकल्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती थी। इसके बाद आया 1956, जब हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लीवर ब्रदर्स इंडिया और यूनाइटेड ट्रेडर्स लिमिटेड, इन तीनों को ही मर्ज करके हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का गठन किया गया। हालांकि जून 2007 में ये नाम बदलकर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी कि HUL कर दिया गया था। लेकिन इस मर्जर की कहानी उतनी सिंपल नहीं है जितनी नजर आ रही है, क्योंकि देश को 1947 में आजादी मिल चुकी थी और उस समय भारत में फॉरेन कंपनीज के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जा रहा था। विदेशी ऑनरशिप पर नए नियम और कानून लगाए जा रहे थे, जिसके चलते बाहरी कंपनियों को अपने ऑपरेशंस में कई सारे बदलाव करने पड़े। इसी से ही परेशान होकर यूनिलीवर ने इन तीनों कंपनीज को आपस में मिला दिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में इंडियंस को 10% इक्विटी दे दी गई, ताकि कंपनी के ऊपर लगा विदेशी ऑनरशिप का धब्बा हटाया जा सके। साथ ही इन्होंने पहली बार प्रकाश टंडन नाम के एक ऐसे आदमी को कंपनी का डायरेक्टर बनाया जो कि इंडिया से थे। इतना ही नहीं, 1955 तक कंपनी में इतने सारे भारतीयों को हायर किया जा चुका था कि इसके 65% मैनेजर्स इंडिया के ही हुआ करते थे। इस तरह से कंपनी ने एक इंडियन ब्रांड के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। और दोस्तों, इन्हीं सभी स्ट्रैटेजीज के चलते ही आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को एक इंडियन ब्रांड समझते हैं, जबकि आज भी यह यूनिलीवर PLC नाम की एक ब्रिटिश कंपनी की सब्सिडियरी है। खैर, वापस कहानी पर आए तो इन सभी स्ट्रैटेजीज की वजह से भारत HUL के लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल मार्केट साबित हो रहा था, क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिशन्स बहुत कम थी और पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज्यादा। इसीलिए कंपनी अब FMCG सेक्टर को टेक ओवर करने में लग गई। 1959 में इन्होंने सर्फ नाम से अपना वॉशिंग पाउडर बनाया, तो वहीं 1964 में अन्य घी और सनसिल्क शैम्पू को लॉन्च किया और फिर 1966 तक ये बेबी फूड सेगमेंट में भी एंटर कर चुके थे। हर साल नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना, कंपनीज को एक्वायर करना और नए नए सेक्टर्स को एक्सप्लोर करना मानो इनका मिशन बन गया था। सब कुछ उम्मीद से ज्यादा अच्छा चल रहा था, लेकिन इसके अगले ही साल कुछ ऐसा हुआ कि कंपनी बंद होने के कगार पर पहुंच गई। एक्चुअली 1973 में सरकार ने साबुन और वनस्पति जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स पर प्राइस कंट्रोल लगा दिए ताकि इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। इस दौर में चाहे भारतीय हो या विदेशी, हर तरह की कंपनियों के लिए बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि सरकार ने प्राइस को इतना कम कर दिया था कि ज्यादातर कंपनियां भारी लॉस में जाने लगी थी। इन लॉसेस को कवर करने के लिए उस टाइम कंपनी के चेयरमैन टी थॉमस ने एक सस्ता साबुन मार्केट में उतारा जिसका नाम था जनता। लेकिन ऐसा करने से भी नुकसान को कोई खास रिकवर नहीं किया जा सका। लकीली कुछ समय बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इस प्राइस कंट्रोल को खुद ही हटा दिया, जो कि HUL के लिए एक बहुत बड़ी राहत साबित हुई, क्योंकि टी थॉमस का कहना था कि अगर ये प्राइस कंट्रोल कुछ और समय तक चलता तो HUL को भारत से एग्जिट लेना पड़ सकता था। खैर, इस प्रॉब्लम से तो वो निकल गए, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने कंपनी को और भी बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया। असल में 70s के दौरान सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी कि मल्टीनेशनल कंपनीज को अपना मेजॉरिटी स्टेक यानी कि 51% से ज्यादा ऑनरशिप भारतीयों के लिए छोड़नी होगी। यही वो पॉलिसी थी जिसकी वजह से कई बड़ी कंपनियां जैसे कोका कोला और शेल ने भारत से अपना बिजनेस हटा लिया था। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने इस बसे बसाए साम्राज्य को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इसीलिए उन्होंने किसी तरह से सरकार को कन्विंस कर लिया कि उनकी 51% की ऑनरशिप उन्हीं के पास ही रहने दे। लेकिन सवाल तो ये है ना, आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? असल में सरकार ने यूनिलीवर के सामने यह शर्त रखी थी कि अगर आप 51% की हिस्सेदारी खुद रखना चाहते हैं तो आपको अपने बिजनेस के टर्नओवर का 60% ऐसे काम पर खर्च करना होगा जिसमें भारत देश को फायदा हो। साथ ही आप जो भी सामान बनाएंगे उसका 10% विदेशों में भी बेचेंगे, जिससे कि इंडिया दुनिया के दूसरे देशों में भी नाम कमा पाए। और दोस्तों, HUL की वजह से इकोनॉमी को बेहतर होता हुआ देख डील फाइनल की गई और मेजॉरिटी शेयर उन्हीं के पास ही रहने दी गई।
इसके बाद 1972 से 1986 के बीच यूनिलीवर ने लिप्टन, ब्रुक बॉन्ड और पॉन्ड्स जैसी कंपनीज को एक्वायर करके अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था। अब एक तरफ तो HUL लगातार अपने व्यापार को डाइवर्सिफाई करते हुए नए नए सेगमेंट्स में अपनी पहचान बना रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वह एक बहुत बड़े चैलेंज का भी सामना कर रहा था, जिसे कि हम डिटर्जेंट वॉर के नाम से जानते हैं। बेसिकली 1980s और 90s का टाइम HUL के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसी समय प्रॉक्टर एंड गैम्बल यानी कि P&G नाम की एक मल्टीनेशनल कंपनी ने इंडियन मार्केट में एंट्री ली थी और अपना डिटर्जेंट ब्रांड एरियल को इंट्रोड्यूस किया था। अब जैसा कि उम्मीद था कि इस प्रोडक्ट के लॉन्च होते ही दोनों कंपनियों के बीच में एक तीखा कंपटीशन शुरू हो गया। सर्फ और एरियल के मार्केटिंग कैंपेन्स भी बहुत एग्रेसिव थे और दोनों इसके जरिए अपने आप को अच्छा साबित करने में लगे हुए थे। लेकिन इसी जंग में उलझकर उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि इंडिया के एक लोकल ब्रांड निरमा वॉशिंग पाउडर ने मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। निरमा को चुनौती देने के लिए 1985 में HUL ने व्हील नाम का एक डिटर्जेंट लॉन्च किया, जिसका प्राइस बहुत ही कम रखा गया था। इसके साथ ही HUL ने एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन्स भी चलाए, जिसमें रूरल और अर्बन एरियाज दोनों को टारगेट किया गया। इन्होंने व्हील को स्किन फ्रेंडली डिटर्जेंट के रूप में प्रमोट किया, जो कि उस टाइम पर इंडिया में एक नया और अट्रैक्टिव कॉन्सेप्ट था। इस कैंपेन का नतीजा ये हुआ कि HUL ने व्हील से काफी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया और फिर मार्केट में अपनी जगह मजबूत कर ली। और दोस्तों, इसी तरह के अप्स एंड डाउन्स के साथ कंपनी अपनी पोजीशन बनाने में लगी ही हुई थी। तभी 1991 में भारत के अंदर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लेकर आया गया। इसके साथ ही HUL के लिए भारत में हजारों अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुल गए, क्योंकि उस समय सरकार ने उन सभी नियम कानून को खत्म कर दिया था जो कि विदेशी कंपनियों के लिए भारत में बिजनेस करना मुश्किल बना रहे थे। इसका फायदा उठाने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने नए नए बिजनेस एरियाज में अपना एक्सपेंशन और भी तेज कर दिया। एग्जाम्पल के लिए 1993 में इसने टाटा ऑयल मिल्स कंपनी को अपने साथ में मर्ज कर लिया, जो कि अपने पॉपुलर सोप ब्रांड हमाम के लिए जाना जाता था। यह मर्जर भारत की कॉर्पोरेट हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट था, क्योंकि टाटा ग्रुप उस समय भी भारत के सबसे बड़े और रेस्पेक्टेड बिजनेस हाउसेज में से एक था। हालांकि ये मर्जर HUL के लिए फाइनेंशियली रिस्की डिसीजन था, क्योंकि टाटा ऑयल मिल्स का बिजनेस उस समय घाटे में चल रहा था। इसके अलावा इस मर्जर के दौरान एम्प्लॉयज और शेयर होल्डर्स के बीच काफी प्रोटेस्ट और डिस्प्यूट्स भी हुए थे, क्योंकि मर्जर के चलते कई सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था। अब दोस्तों, भले ही हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए टाटा ऑयल मिल्स के साथ में शुरुआती अनुभव उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन कुछ समय बाद यही टाटा ऑयल मिल्स HUL की बिजनेस एफिशिएंसी को बढ़ाने और FMCG सेक्टर में मजबूत पकड़ बनाने में मददगार साबित हुआ। इसके अलावा HUL ने यूबी ग्रुप की किसान कंपनी और कैडबरी इंडिया की डोलॉप्स आइसक्रीम को भी 1993 में ही एक्वायर किया था। इसके बाद आया साल 1996, जब हिंदुस्तान यूनिलीवर और टाटा ग्रुप की लक्मे ने एक साथ मिलकर एक 50-50 ज्वाइंट वेंचर बनाया, जिसे लक्मे यूनिलीवर लिमिटेड का नाम दिया गया। हालांकि यह ज्वाइंट वेंचर सिर्फ 2 सालों तक ही चला, जिसके बाद से 1998 में टाटा ने अपने 50% हिस्सेदारी भी HUL को ही सौंप दी, ताकि वो अपने कोर बिजनेसेस यानी कि स्टील और मोटर्स पर फोकस कर सके। 90s के दौरान HUL ने खूब तरक्की देखी और बहुत ही तेजी से अपनी मार्केट शेयर को इंक्रीज करते गए। लेकिन फिर 2001 में कुछ ऐसा हुआ कि कंपनी की रेप्यूटेशन काफी ज्यादा खराब होने लगी और HUL एक बहुत बड़े लीगल बैटल में फंस गया। एक्चुअली तमिलनाडु के एक हिल स्टेशन कोडाईकनाल में HUL की एक फैक्ट्री थी, जहां 1980s से ही मरकरी थर्मामीटर्स बनाने का काम होता था। ये थर्मामीटर्स ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में एक्सपोर्ट किए जाते थे। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब फैक्ट्री के अंदर थर्मामीटर्स टूटते थे या फिर प्रोडक्शन के दौरान बचा हुआ मरकरी जो निकलता था उसे आसपास के जंगलों में डंप कर दिया जाता था। इससे न सिर्फ मिट्टी और पानी बल्कि लोकल एनवायरनमेंट भी जहरीला हो गया। यहाँ तक कि मरकरी वेपर्स भी फैक्ट्री के आसपास के वातावरण में फैलने लगे और सीधे इंसानों और जानवरों के कांटेक्ट में आ गए। इसके चलते वहाँ की लोकल कम्युनिटीज अलग अलग बीमारियों की चपेट में आने लगी, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, साथ ही किडनी और लिवर से संबंधित प्रॉब्लम्स का भी उन्हें सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि जो बच्चे नए नए पैदा हो रहे थे उन पर भी इस पोल्यूशन का असर दिखने लगा था। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो उन लोगों को हुआ जो कि इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। इन वर्कर्स को मरकरी पॉइजनिंग की वजह से न्यूरोलॉजिकल डैमेज हुए, जिससे उनकी मेमोरी, सोचने की क्षमता और शरीर का बैलेंस खराब हो गया। ये सारी समस्या जब और भी ज्यादा बढ़ने लगी तो फिर लोगों ने 2001 में HUL के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और फिर इस कंपनी पर इतना दबाव बनाया गया कि उन्हें अपनी फैक्ट्री बंद ही करनी पड़ गई।
साथ ही 2003 में अपनी इमेज को सुधारने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोडाईकनाल के 16 फॉरेस्ट से 290 टन मरकरी वेस्ट इकट्ठा किया और इसे रिसाइकलिंग के लिए अमेरिका भेज दिया। लेकिन कंपनी की प्रॉब्लम यहीं पर खत्म नहीं हुई। हिंदुस्तान यूनिलीवर इस मामले की वजह से लंबे समय तक लीगल बैटल में फंसा रहा। आखिरकार 2016 में कंपनी ने अफेक्टेड वर्कर्स की फैमिलीज को कंपनसेशन देने का फैसला किया, जिसके बाद से जाकर यह मामला थोड़ा शांत हो पाया। लेकिन ऐसा नहीं था कि इस बीच HUL ने कोई तरक्की ही नहीं की। 2007 में ब्रुक बॉन्ड और सर्फ एक्सेल ने 1000 करोड़ रुपए की बिक्री का आंकड़ा पार कर दिया था, तो वहीं 2008 में व्हील ने 2000 करोड़ रुपए के सेल्स का माइलस्टोन अचीव करके सभी को हैरानी में डाल दिया था। इसी दौरान HUL ने रूरल मार्केट में भी अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया। गांव के लिए छोटे और सस्ते डिटर्जेंट पैक लॉन्च किए, जिससे कि रूरल एरिया में भी उनका एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस तैयार हो गया। अब दोस्तों, इस समय तक हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया की FMCG इंडस्ट्री में लीडिंग पोजीशन एंजॉय कर रही थी, लेकिन तभी एक बार फिर यह कंपनी लोगों के निशाने पर आ गया और एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गया। मामला था फेयर एंड लवली का, जो कि देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली फेयरनेस क्रीम थी। लोगों का मानना था कि ये क्रीम समाज में कलर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देती है, जैसे कि सफलता के लिए लड़कियों का गोरा होना जरूरी ही है। और फिर ब्लैक लाइव मैटर्स जैसे ग्लोबल मूवमेंट ने आग में घी डालने का काम किया और विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि आखिरकार 2020 में HUL को इस क्रीम का नाम बदलकर ग्लो एंड लवली करना पड़ा। और अब कंपनी का मानना है कि वो फेयरनेस की जगह ग्लो और हेल्थी स्किन को प्रमोट करते हैं। इसी साल यानी कि 2020 में ही HUL ने GSK कंज्यूमर हेल्थ केयर को अपने साथ मर्ज कर लिया और इस मर्जर के चलते ही हॉर्लिक्स और बूस्ट भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का हिस्सा बन गए। और दोस्तों, इन्हीं सभी एक्विजिशंस और मर्जर्स का ही नतीजा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में हिंदुस्तान यूनिलीवर का टर्नओवर करीब 60,000 करोड़ रुपए के मार्क को छू गया था और सितंबर 2024 तक इसका मार्केट कैप भी 7 ट्रिलियन रुपीस से ज्यादा हो चुका है, जो कि इसे दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक बनाता है। आज अपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के जरिए हिंदुस्तान यूनिलीवर हर घर में अपनी जगह बना चुका है।